चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये पर्टिकुलर सेशन। हाँ जी, देखिए आज की क्लास से अपन जो हमारा सीएमए फाइनल सब्जेक्ट है, तो सीएमए फाइनल में पेपर नंबर 14 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो हम आज की इस क्लास से अपन शुरू कर रहे हैं। तो आज की हमारी जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास है, इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम अपने पूरे सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या सारे टॉपिक्स आप अपने स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट मैटर में पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस पहली इंट्रोडक्शन क्लास में हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात को समझेंगे और जानेंगे कि हम क्या फाइनेंस के अंदर, एडवांस फाइनेंस के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए आपने अभी इंटरमीडिएट क्लियर करके फाइनल में आप आए हैं, तो फाइनल से पहले आपने इंटरमीडिएट के अंदर बेसिक फाइनेंस के बारे में पढ़ा। बेसिक फाइनेंस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या पढ़ा उसका एक छोटा सा रूप मैं आपको दे देता हूं कि जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं या फाइनेंस को मैनेज करने की बात करते हैं, तो किसी भी कंपनी में फाइनेंस को मैनेज करने से रिलेटेड मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। कि अगर हम किसी कंपनी को जब हम शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले हमारे को फंड की नीड होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी फंड को जनरेट कैसे करना है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड हमने एक चैप्टर इंटरमीडिएट की फाइनेंस में पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फाइनेंस को जनरेट कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करी। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके पास आता है इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन का मतलब जो फंड आपने जनरेट किया उसको आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कहां कहां करते हैं। तो जैसा कि आप बैलेंस शीट देखते हैं, तो बैलेंस शीट में बेटा लाइबिलिटी साइड वो सारे सोर्सेस लिखे होते हैं जहां से हमको कंपनी चलाने के लिए फंड इकट्ठा करना होता है। जैसे मैंने बोला इक्विटी सोर्स, प्रेफरेंस सोर्स, डिबेंचर सोर्स, लॉन्ग टर्म लोन सोर्स, ये अलग अलग सोर्सेस है जहां से आप पैसा जनरेट करते हैं। फिर उसको आप बैलेंस शीट में असेट साइड इन्वेस्ट करते हैं, कहां कहां, एक तो फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और एक करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपने टॉपिक पढ़ा था उसका नाम है कैपिटल बजटिंग। इसके बाद आपने शॉर्ट टर्म फंड्स के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं या करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आपने चैप्टर पढ़ा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये बात हो गई आपके फाइनेंस को जनरेट करने की, फाइनेंस को इन्वेस्ट करने की। अब उसके बाद जब आप बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को रन करते हैं तो उसके बाद आप कुछ ना कुछ पैसा वहां से प्रॉफिट के रूप में कमाते हैं या जनरेट करते हैं। अब आप जो भी पैसा जनरेट करते हैं तो सबसे पहला आपका दायित्व होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स कंपनी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में जुड़े हुए हैं उन सभी की नीड को सेटिस्फाई करना। मींस जिसका पैसा जितना बनता है उसको उसका पेमेंट करना। यानी कि तीसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। तो जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं, जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड सप्लायर्स हैं, सभी को उनका पैसा उनको पहुंचाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो तीसरा फाइनेंस मैनेजर के पास सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं, ये सब हमने बेसिक फाइनेंस के रूप में अपनी इंटरमीडिएट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स वाला सब्जेक्ट जो कि पेपर नंबर 11 है उसमें हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं फाइनल के अंदर। अब आप फाइनल के अंदर स्टार्ट करेंगे, इसी फाइनेंस के अंदर एडवांस फाइनेंस की मैं यहां पर बात करूंगा। और ये हमारा जो पेपर है वो फाइनल में ग्रुप 3 का जो पेपर नंबर 14 है। फाइनल के अंदर आपके पास 4 पेपर ग्रुप 3 में कौन कौन से हैं। पेपर नंबर 13 है लॉ का, पेपर नंबर 14 है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, पेपर नंबर 15 है डायरेक्ट टैक्स का एंड पेपर नंबर 16 है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का। तो जो सब्जेक्ट मैटर या जो पेपर मैं आपको तैयार कराऊंगा वो है बेटा पेपर नंबर 14 फाइनल का स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक वर्ड यहां पर जोड़ा गया है स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक का मतलब आप इसको एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं साहब, ये जो बेसिक फाइनेंस पढ़ा था और हम फाइनल में जो स्टडी करेंगे उसमें डिफरेंस क्या है, क्या चीजें हम फाइनल लेवल पर फाइनेंस के अंदर पढ़ेंगे, उनको लेकर के आज की इस इंट्रोडक्शन क्लास में मैं बातचीत करूंगा। तो चलिए अपन बात करते हैं कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या बातचीत पढ़ने वाले हैं। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजी प्लान करने का मतलब क्या है कि जो भी फाइनेंस आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को जनरेट करते हैं, चलाते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सब तो बेसिक फाइनेंस की बात है। लेकिन हम बात करते हैं कि उस फाइनेंस से आप मल्टीपल इनकम कैसे बनाएंगे, यानी उस फाइनेंस को हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करेंगे, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में कैसे डाइवर्सिफाइड करेंगे, अलग अलग पोर्टफोलियोज कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये एडवांस फाइनेंस के अंदर हम जो भी कुछ मैटर पढ़ेंगे वो रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट होगा
और आपके पैसे को कैसे मल्टीपल टाइम ग्रो करवाना है, उस ग्रोथ से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजीज और बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। यानी एज अ इंडिविजुअल, एज अ फर्म, एज अ कंपनी, जो भी फंड आपके पास सरप्लस फॉर्म में मौजूद है, उस सरप्लस फंड को आप किस तरीके से मार्केट में और अदर जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जिससे आपका फंड मल्टीपल टाइम्स ग्रो हो, इस बात को लेकर के कुछ स्ट्रेटजीज या कुछ एडवांसमेंट आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड यहां पर समझेंगे। अब क्या ऐसे टॉपिक्स हैं, उनको लेकर के अपन बात करते हैं। तो हमारे जो सीएमए फाइनल का सिलेबस है, जो कि मैंने आपको कहा पेपर नंबर 14 हमारा एसएफएम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मैटर है। इसमें जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे या जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, वो चैप्टर्स आपके कौन कौन से रहेंगे, उनसे रिलेटेड क्या इंट्रोडक्शन आपको अभी समझना है, मैं उनसे रिलेटेड अभी सबसे पहले बात करूंगा। इसमें देखिए सबसे पहला अपना चैप्टर रहेगा, मैं पहले सीक्वेंस लिखवा देता हूं अपने बुक के अकॉर्डिंगली क्या है, फिर पढ़ेंगे कैसे वो मैं आपको अपने अकॉर्डिंगली बताऊंगा। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर हमारे बुक में दे रखा है वो है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, देखिए कैपिटल बजटिंग का जो चैप्टर है वो हमने इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ा है, लेकिन यहां फाइनल लेवल पर वहां पर भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एडवांस बातें यहां पर की जाएंगी, वो भी सारी बातें हम यहां पर देखेंगे। पहले मैं एक बार सारे चैप्टर्स आपको बता देता हूं कि कौन कौन से हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे रिस्की प्रपोजल या एनालिसिस रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग। इसके अलावा तीसरा चैप्टर हम लोग यहां पर पढ़ेंगे लीजिंग डिसीजन। चौथा चैप्टर हमारा यहां पर रहेगा म्यूचुअल फंड। फिफ्थ चैप्टर हम लोग यहां पर पढ़ेंगे इक्विटी वैल्यूएशन। सिक्स्थ चैप्टर हम लोग यहां पर पढ़ेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन। सबके बारे में मैं इंट्रो दूंगा आपको, क्या बातें आपको समझनी है रिलेवेंट, वो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। सेवेंथ चैप्टर हम लोग यहां पर पढ़ते हैं सिक्योरिटाइजेशन। इसके अलावा एट्थ चैप्टर हम लोग यहां पर पढ़ेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नाइन्थ चैप्टर हम यहां पर पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में यहां पर तोड़ा है। एक तो है फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड। नंबर टू ऑप्शंस। नंबर 3 स्वैप एंड स्वैप्शन। नंबर 4 फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट जिसको मैं शॉर्ट में कहता हूं FRA। और 10th चैप्टर हम लोग यहां पर पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट। 11th चैप्टर हम लोग यहां पर पढ़ेंगे डिजिटल फाइनेंस। डिजिटल फाइनेंस। ये कुल मिलाकर के शगुन के 11 चैप्टर्स हमको जो है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कस करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक एक चैप्टर को लेकर के थोड़ा सा बेसिक इंट्रो में आपको समझाऊं कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है इसमें इसकी क्या रिलेवेंसी है, हमारी लाइफ में क्या रिलेवेंसी है और किस तरीके से इन चैप्टर को समझा जा सकता है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कैपिटल बजटिंग की। तो ये बात तो आपको पता है, इंटरमीडिएट में आप पढ़ चुके हैं।
या अगर मैं यूं कहूं कि इंटरमीडिएट में से सिर्फ एकमात्र टॉपिक ऐसा है कैपिटल बजटिंग जो कि फाइनल लेवल पर आता है। बाकी इंटरमीडिएट के अंदर आपने जितनी फाइनेंस पढ़ी थी उसमें से कोई सा भी फाइनेंस का ऐसा चैप्टर नहीं है जो कि हमारे फाइनल लेवल पर पढ़ा जाता है। कैपिटल बजटिंग की बात आप सभी जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बिजनेस या प्रोजेक्ट मेरे को शुरू करना है तो वो प्रोजेक्ट मेरे लिए करना बेनिफिशियल है, फ्रूटफुल है या नहीं है, इस बात की डिसीजन मेकिंग हम कई सारे अलग अलग मेथड से लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा था पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ये सारे मेथड्स आपने पढ़े थे। इसमें आपने जाना था कि जो भी प्रोजेक्ट के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, वो प्रोजेक्ट अपनी पूरी लाइफ में कितने कैश इनफ्लोस को जनरेट करके देगा। सपोज मैंने बोला 50 लाख रुपए का मैंने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया और वो प्रोजेक्ट मुझे 80 लाख रुपए के कैश फ्लोस पूरी लाइफ में जनरेट करके दे रहा है, तो इसका मतलब मुझे नेट बेनिफिट कितना हो रहा है। तो आप कहेंगे सर 50 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया, 80 लाख रुपए आपने जनरेट करे, मतलब 30 लाख रुपए का आपका नेट बेनिफिट है। तो नेट बेनिफिट जिस भी प्रोजेक्ट या प्रपोजल का सबसे ज्यादा मिलेगा उस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये सभी प्रकार के जो कैश फ्लोस यहां पर हम कंसीडर करते हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड हैं। अगर फ्यूचर से रिलेटेड हैं तो आप यहां पर इन्फ्लेशन फैक्टर का भी एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब आप प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। अकॉर्डिंगली आप जो सही और जेन्युइन डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए वो लेते हैं कि उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। तो यही सारी बातें इस कैपिटल बजटिंग में भी बताई जाएंगी। इसके बाद इसमें हम एडवांस लेवल की बात करते हैं तो आपने रिप्लेसमेंट डिसीजन भी पढ़ा है, वही रिप्लेसमेंट डिसीजन के सवाल यहां पर भी आपको पढ़ाए जाएंगे और कुछ नई बातें और भी यहां पर बताई जाएंगी। तो ये चैप्टर की थीम आपको समझ में आती है सब कैपिटल बजटिंग किस बारे में बातचीत करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला चैप्टर जो आपका है वो है रिस्की प्रपोजल या एनालिसिस रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग। अब ये क्या बातचीत है, यहां पर बातचीत की जाती है कि साहब कोई एक वैल्यूएशन ऑफिसर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आज की हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें मैं पूरे सब्जेक्ट मैटर का केवल इंट्रोडक्शन आपको दूंगा और मैं नेक्स्ट जो नया चैप्टर शुरू करूंगा या कोई पर्टिकुलर चैप्टर शुरू करूंगा वो नेक्स्ट क्लास से अपन शुरू करेंगे। अभी दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है ये कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड जो रिस्की प्रपोजल या एनालिसिस है उसका डिसीजन मेकिंग कैसे करना। देखो ये किस बारे में बात करता है, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैंने बात करी कि कैपिटल बजटिंग का मतलब ये है कि साहब कोई प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले आप एनालिसिस करते हैं कि उस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहिए कि नहीं। तो आप एक वैल्यूएशन ऑफिसर को हायर करते हैं, वो वैल्यूएशन ऑफिसर उस प्रोजेक्ट में लगने वाले इन्वेस्टमेंट का एस्टीमेट बनाता है कि साहब इस प्रोजेक्ट में 50 लाख रुपए आपके आज लगेंगे और इस प्रोजेक्ट की एक एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 साल की और 10 साल में वो हर साल इतने इतने कैश फ्लोस को जनरेट करके देगा। तो मैंने एस्टीमेट किया कि आज से 10 साल की इस प्रोजेक्ट लाइफ में ये प्रोजेक्ट मुझे 80 लाख रुपए कमा करके देगा और 80 लाख और 50 लाख के बीच के डिफरेंस का मुझे पता लगता है साहब मैंने 30 लाख रुपए कमा लिए। तो 30 लाख रुपए अगर मैंने कमा लिए और बाकी प्रोजेक्ट के कंपेयर में इसमें अगर मैं ज्यादा कमा रहा हूं तो इस प्रोजेक्ट को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन जब वैल्यूएशन ऑफिसर बेटा एस्टीमेट करता है कि अगले 10 साल वो जो भी कैश फ्लोस जनरेट करेगा, मान लीजिए उसने एस्टीमेट किया कि आप 5वें साल में 7 लाख रुपए कमाएंगे, क्या जरूरी है आप 5वें साल में 7 लाख कमाएंगे? क्या जरूरी है कि आप चौथे साल में जो उसने एस्टीमेट किया उतना ही कमाएंगे? यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड कैश फ्लोस के अंदर कहीं ना कहीं आपको रिस्क भी जनरेट होता हुआ दिखाई देगा कि मार्केट की सिचुएशंस अगर डिफरेंट रहती है, मार्केट की कंडीशंस अगर डिफरेंट रहती है तो अकॉर्डिंगली जो हमारा एस्टीमेटेड प्रोजेक्ट हमने बना रखा है, एस्टीमेशन बना रखा है, वो बिगड़ भी सकता है। लेकिन अगर वो बिगड़ता है तो भी अगर हम उस रिस्क को अगर कंसीडर करके चलते हैं तो भी क्या उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा, इस बात के लिए कई सारी स्ट्रेटजीज इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। तो ये आपका एडवांस लेवल है जो आपने इंटर पढ़ा और फाइनल पढ़ा, उसमें कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिससे उस रिस्क का भी एनालिसिस करते हुए, उस फैक्टर को भी कंसीडर करते हुए आप यहां पर अपनी डिसीजन मेकिंग बनाएंगे। चलिए ये 2 चैप्टर के बारे में अपने बात करी। तीसरा चैप्टर है आपका लीजिंग डिसीजन का। चलिए अब अपन बात करते हैं लीजिंग डिसीजन का मतलब क्या है। देखिए लीजिंग डिसीजन का चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझते हैं, इसमें अपन ने क्या समझेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे। ये भी जो चैप्टर है
वो रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग ही है। इसका मतलब मैंने यहां पर क्या बात कही कि साहब ये 3 चैप्टर जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं। चलिए अब बात करते हैं लीजिंग डिसीजन में क्या पढ़ना है। देखिए लीजिंग का मतलब क्या होता है? लीज का मतलब होता है रेंट पर लेना, किसी भी असेट को किराए पर लेना। समझना ध्यान से। जैसे मान लीजिए आज मेरे प्रेमाइसेस के अंदर कोई एक प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट है और वो प्लांट एंड मशीनरी मान लीजिए आती है मार्केट में 50 लाख रुपए की। तो मेरे सामने एक ऑप्शन है कि क्या वो 50 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी मैं मार्केट से परचेस करके लाऊं या वो 50 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी मार्केट से लीज पर लेकर के आऊं। तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर 50 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी की मेरे बिजनेस में रिक्वायरमेंट है तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन कि मैं उस असेट को खरीद करके लाऊं, एक ऑप्शन, या मैं उस असेट को किराए पर लीज पर लेकर के आऊं, दूसरा ऑप्शन। तो ये चैप्टर आपको दोनों के बीच में डिसीजन मेकिंग सिखाएगा कि असेट को खरीदना इंपॉर्टेंट है कि लीज पर लाना इंपॉर्टेंट है। चलो थोड़ा सा और बात करते हैं, बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। जब आप असेट को खरीद करके लाते हैं तो खरीद करके, मैं जनरल बातें कर रहा हूं क्योंकि सारी बातें जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में लिखते हुए समझते हुए सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। मैं इंट्रो दे रहा हूं बस आपको। जब मैं असेट को खरीद करके लाता हूं तो मेरे को कुछ फायदे हैं बेटा, कुछ नुकसान भी हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई असेट को खरीद करके लाया तो उस असेट पे मालिकाना हक किसका है? मेरा। तो उस असेट पे डेप्रिशिएट कौन क्लेम कर सकता है? मैं क्लेम कर सकता हूं। उस असेट की एस्टिमेटेड लाइफ मान लीजिए 10 साल है, उसके खत्म हो जाने के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू का बेनिफिट भी किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। डेप्रिसिएशन का खर्चा भी मैं क्लेम कर सकता हूं। तो डेप्रिसिएशन को जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊंगा तो प्रॉफिट भी कम आएगा, तो सरकार को टैक्स भी कम जाएगा, तो डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। तो क्या क्या बताया मैंने? अगर आप असेट खरीद करके लाते हो तो मालिकाना हक आपके पास है, डेप्रिसिएशन भी आप क्लेम करोगे, डेप्रिसिएशन की वजह से जो सरकार को टैक्स कम जाएगा वो भी कम जाएगा। उस असेट को आप एक एस्टिमेटेड टाइम के बाद जब आप मार्केट में सेल आउट करोगे तो स्क्रैप वैल्यू का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ये तो उसके फायदे हो गए। नुकसान क्या है? मान लीजिए मैंने बोला कि उस मशीनरी को मैंने आज खरीद तो लिया, 3 साल के बाद मान लीजिए कोई नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी वाली मशीन मार्केट में आ गई। अब मेरे लिए क्या आसान है कि मैं उस खरीदी हुई मशीनरी को हटा करके वो नई मशीनरी को रिप्लेस कर सकूं? नहीं है बेटा। अगर कोई 50 लाख रुपए का हैवी इन्वेस्टमेंट मैंने किसी मशीनरी में किया है और 2 साल के बाद कोई नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी वाली मशीन मार्केट में आ गई तो उसकी कॉस्ट भी तो लगभग उसके बराबर ही होगी, यानी उसकी कॉस्ट भी 50 लाख या उसके आसपास की ही होगी। तो आपके लिए आसान नहीं होगा कि पुरानी मशीन को हटा करके आप नई मशीन से उसको रिप्लेस कर दें। ये उसके कुछ डीमेरिट्स हो गए। अच्छा, ये तो बात मैंने करी बेटा बाइंग की। अब बात करते हैं लीज की। लीज के क्या फायदे नुकसान है? देखिए, जब आप कोई असेट को लीज पर लेकर के आते हैं तो आपका जो पेमेंट जाएगा वो केवल किस रूप में जाएगा? लीज रेंटल के रूप में जाएगा। यानी आपका जो नुकसान है वो केवल लीज रेंटल के एक्सपेंसेस के रूप में है, जिसका आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखा करके प्रॉफिट कम आएगा तो सरकार को टैक्स भी कम जाएगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ? लीज वाली असेट का फायदा यह है कि मान लीजिए 2 साल के बाद कोई नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी वाली मशीन आ गई तो इसका मतलब आप उस लीज रेंटल देना बंद करेंगे, उस मशीन को वापस करेंगे और नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी वाली मशीन को लेकर के काम करना शुरू कर देंगे। यानी लीज बेसिस पर जब आप असेट को लेकर के आते हो तो एक मशीन से दूसरी मशीन पे शिफ्ट करना आसान है, कहीं कोई हैवी एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है। ये तो कुछ फायदे हो गए। नुकसान क्या हो सकते हैं? कि उस पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा। मालिकाना हक नहीं मिलेगा तो डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते तो उसका टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। मालिकाना हक आपके पास नहीं है तो उसकी स्क्रैप वैल्यू का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये मैंने कुछ बातें आपको डिस्कस करी जनरल तौर पे। तो यहाँ पर लीजिंग डिसीजन का जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। यहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग करके ये बतानी पड़ेगी कि किसी भी बिजनेसमैन के लिए किसी भी असेट को खरीदना ज्यादा फायदेमंद है या लीज पे देना ज्यादा फायदेमंद है। तो आप दोनों अप्रोचेस का एनालिसिस करेंगे कि बाइंग ऑप्शन में उसका कितना आउटफ्लो है, लीजिंग ऑप्शन में उसका कितना आउटफ्लो है। जिस ऑप्शन में भी सबसे कम आउटफ्लो होगा उस ऑप्शन को आप क्या करेंगे? ऑप्ट करेंगे। तो एक जनरल ओवरव्यू मैंने आपको लीजिंग चैप्टर से रिलेटेड आपको दिया है। चलिए अब अपन आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका म्यूचुअल फंड्स। हाँ जी, ये म्यूचुअल फंड्स का जो चैप्टर है सबसे पहला चैप्टर अपन इस म्यूचुअल फंड्स को शुरू करेंगे। तो जब ये म्यूचुअल फंड्स की बातचीत, क्योंकि मैं पहला चैप्टर आपको इसी के बारे में पढ़ाने वाला हूं, चलिए अपन इसका एक इंट्रो कर लेते हैं। अदरवाइज तो पहला चैप्टर अपन इसी को पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में पूरी बातचीत करूंगा ही।
म्यूचुअल फंड्स क्या है, इसको समझना ध्यान से। देखिए म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज का काम क्या होता है। देखिए मैंने आपको बात करी कि मान लीजिए आप अपना कोई पैसा जो कमाते हैं उसमें से खर्चा करने के बाद कोई सरप्लस पैसा बचाते हैं। देखो बेटा ये बात तो गई अलग, अब जो बातें मैं करा रहा हूँ ना ये सब एडवांस फाइनेंस है, ये लगभग सब एडवांस फाइनेंस है। अब जो पढ़ोगे आप, तो अब म्यूचुअल फंड से अपन बात करते हैं। तो मान लीजिए मैंने बोला मैंने कोई एक इनकम कमाई, उस इनकम में से मैंने कुछ खर्चा किया, खर्चा करने के बाद मेरे पास कुछ पैसा आखिर में जाकर के बच गया। अब उस बचे हुए पैसे को मैं क्या करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, ताकि फ्यूचर में अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़े तो उस इन्वेस्टमेंट से मेरे को पैसों की जरूरत को पूरा किया जा सके। अब मेरे पास सवाल ये आता है कि सर मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या हैं। जनरल तौर पे नॉर्मल हाउस होल्ड क्या करते हैं, बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं जहाँ 4% का ब्याज मिलता है। बैंक में एफडी कराते हैं जहाँ पे 6.5% तक का ब्याज देखने को मिलता है। अगर आपको उससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए तो डायरेक्टली आप शेयर मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर है क्या बातचीत, उसको समझना। देखिए बहुत सारे इंडिया के अंदर लोग ऐसे हैं, भारत देश में ऐसे हैं जिनको शेयर मार्केट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो डायरेक्टली शेयर मार्केट को अप्रोच कर सकें, मींस वहां पर इन्वेस्ट कर सकें। तो उनके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन क्या है, म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन है। यानी कि म्यूचुअल फंड्स कंपनीज जो हैं वो मीडिएटर का रोल प्ले करती हैं किस किस के बीच में, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स और शेयर मार्केट के बीच में। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज का काम क्या होता है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जिनके पास नॉलेज पर्याप्त नहीं है, जिनके पास फंड पर्याप्त नहीं है, उनसे उस पैसे को, छोटे छोटे पैसे को इकट्ठा करना, बड़ा पैसा बनाना, उस बड़े पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न को जनरेट करना, कुछ रिटर्न आपको बांटना, कुछ रिटर्न खुद रख लेना। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपलेस्ट तरीके से आप ये समझेंगे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको 12 से 13% तक का रिटर्न देती हैं ऑन एन एवरेज। तो आपको सेविंग अकाउंट में 4% मिल रहा है, बैंक एफडी में 6.5% मिल रहा है, और अगर आपको उससे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स कितना दे रही हैं, 12 से 13% या 15% तक का रिटर्न दे रही हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं, आप ही का पैसा लेती हैं, उनके पास एक्सपर्ट लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके 20% तक का रिटर्न जनरेट करते हैं। उस 20% में से 12% तो आपको देते हैं और 8% खुद रखते हैं। तो इसका मतलब वो पैसा उनका तो है नहीं, म्यूचुअल फंड वालों का पैसा तो आपका है। आप ही के पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके 8% कमाते हैं, 12 आपको देते हैं। तो यहां पर वो अपनी नॉलेज भी तो अप्लाई कर रहे हैं कि शेयर मार्केट में कहां इन्वेस्ट करना है, कब करना है, कितना करना है, कौन से शेयर में करना है, अकॉर्डिंगली हमको रिटर्न मिलता है। तो आप भी खुश, क्योंकि आपको लगता है कि बैंक एफडी में तो मैं 6.5 कमा सकता हूं, उससे ज्यादा मुझे म्यूचुअल फंड में मिल रहा है जहां पे मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, म्यूचुअल फंड कंपनी से आपको 12-13% जमा रिटर्न कमा करके दे रही है, तो आप भी खुश हो गए। और म्यूचुअल फंड कंपनी भी खुश, क्यों, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी ने उस पर 20% जनरेट करके 8% खुद रख लिया। अब आप सोच के देखो, अगर आपको बेटा शेयर मार्केट की प्रॉपर नॉलेज हो जाए, शेयर मार्केट आपको समझ में आने लग जाए, तो आप भी उतना रिटर्न जनरेट कर सकते हो जो म्यूचुअल फंड कंपनीज करती हैं। लेकिन ये रिटर्न जनरेट करने के लिए आपको नॉलेज पर्याप्त होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, स्ट्रेटजीज बनानी आनी चाहिए कि शेयर मार्केट किस तरीके से काम करता है। वो भी सारी बातचीत हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस एडवांस फाइनेंस के अंदर। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज का काम आपको समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड कंपनीज करती क्या है। अब पूरा डिटेल इसका चैप्टर है, पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल सारी चीजें इसमें डिस्कस अपन करेंगे। तो पूरा एक चैप्टर है सेपरेट जो म्यूचुअल फंड्स का अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ये बातचीत आप सभी को मेरी क्लियर है। चलिए अब अपन बेटा आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अगला चैप्टर मैंने यहाँ पर लिखा है इक्विटी वैल्यूएशन। इक्विटी वैल्यूएशन और एक मैंने लिखा है बॉन्ड वैल्यूएशन, एक ही साथ इनको पढ़ा जाएगा। इक्विटी या बॉन्ड वैल्यूएशन को बहुत छोटे रूप में बोल देते हैं, बहुत छोटा सा आपका 5 से 6 नंबर तक का वेटेज वाला क्वेश्चन बनता है, इसमें ज्यादा कोई वेटेज आता नहीं है। अभी वेटेज की बात भी अपन करेंगे। इक्विटी वैल्यूएशन का मतलब किसी कंपनी के द्वारा उसके शेयर्स जो मार्केट में इशू कर दिए गए हैं उसकी अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है, यानी अभी उसकी करंट में मार्केट में वैल्यू क्या है, तो उसको कैलकुलेट करना कंपनी के पर्सपेक्टिव से इक्विटी वैल्यूएशन कहलाता है। या इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से मुझे किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस कंपनी की अभी करंटली शेयर की प्राइस मान लो 500 रुपए की चल रही है, क्या मुझे उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए?
नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, इस बात की डिसीजन मेकिंग एज अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव भी मैं करता हूं। तो मैं पता क्या करता हूं, मैं उस शेयर की 500 रुपए की जो प्राइस चल रही है उसका करेक्ट वैल्यूएशन अपने हिसाब से बनाता हूं, जो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको लगता है उसका वैल्यूएशन मार्केट में 600 रुपए होना चाहिए, यानी कि उसका वैल्यूएशन अभी अंडर वैल्यूएशन है, तो आप तुरंत सिक्योरिटी को परचेज कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि उसका वैल्यूएशन फ्यूचर में जाकर के बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो आप बेचोगे, और अभी सस्ता है तो खरीद लोगे। और आपकी वैल्यूएशन के हिसाब से पता लगता है कि साहब उस शेयर का वैल्यूएशन 500 की जगह 400 ही रहना चाहिए, तो इसका मतलब ओवर वैल्यूड है वो, तो इसका मतलब आपको परचेस नहीं करना चाहिए। कल को वो 400 रुपए पर आएगा तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपके कैलकुलेशन क्या बोलती है, वो 500 रुपए का जो शेयर प्राइस है वो ओवर प्राइस चल रहा है, फ्यूचर में गिरेगा, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो आप जब भी किसी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उस इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन भी बनाते हैं। क्या मुझे उस शेयर को परचेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या अगर वो पर्टिकुलर शेयर मेरे पास एज अ पोर्टफोलियो पे होल्ड करके मैं रखा हूं तो क्या उसको बेच देना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए, इस बात की डिसीजन मेकिंग भी आप इस इक्विटी वैल्यूएशन के चैप्टर से लेंगे। ये मैंने आपको इस चैप्टर का समराइज बताया, डिटेल में जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में बातचीत करेंगे। अगला है बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन का मतलब यह है कि कोई भी कंपनी जिसको फंड की आवश्यकता है तो वो मार्केट में शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, मार्केट से लोन जनरेट करती है, अकॉर्डिंगली पैसा जनरेट करके वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। तो एक तरीका कंपनीज के पास बॉन्ड इश्यूज करने का भी होता है, बॉन्ड इशू करके भी वो पैसा मार्केट से जनरेट करती है। तो देखिए एक बात आप समझें कि अगर आप कोई डिबेंचर्स इशू करते हैं या लोन आप मार्केट से लेते हैं एज अ कंपनी, तो आपको उस पर क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। सिमिलरली बॉन्ड भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी मार्केट में इशू करती है, पैसा जनरेट करती है और अपने पैसे को बिजनेस में लगाती है, और उसके अगेंस्ट में जो भी बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको क्या पे करेगी, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी। तो बॉन्ड वैल्यूएशन एक सोर्स ऑफ इनकम है या सोर्स ऑफ फंड है जहां से कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए फंड को जनरेट करती है। चलिए मेरी बात आपको ये क्लियर है। अगला एक चैप्टर है आपका सिक्योरिटाइजेशन। ये आपका पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, बिल्कुल डिटेल बातचीत जब ये चैप्टर आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, जब आएगा अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आ जाते हैं इस पूरे एसएफएम के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर। आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स। अगर मैं बेटा बात करूं कि आपका पेपर आता है 132 नंबर का, तो 132 नंबर में से आप मान के चलना कि 70 से 80 नंबर तक का पेपर इन 3 चैप्टर में से आपको देखने को मिलेगा। पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव एंड फॉरेन एक्सचेंज, यानी ये 3 चैप्टर आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। यानी आप इसको अज्यूम कर लें 80% तक का चैप्टर, वो 132 नंबर में से 80 मार्क्स का पेपर जो है वो आपको इन चैप्टर में से देखने को मिलेगा। तो ये तीनों ही चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो का मतलब क्या है। देखिए पोर्टफोलियो का मतलब है ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब क्या, मान लीजिए मैं अपना पैसा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, तो क्या मैं अपना सारा पैसा केवल किसी एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या मुझे? तो आप कहेंगे सर नहीं करना चाहिए। सर अगर वो एक कंपनी डूब गई तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। तो इसका मतलब एक समझदार इन्वेस्टर क्या कौन होता है? समझदार इन्वेस्टर उस व्यक्ति को बोला जाता है जो अपने पैसे को मल्टीपल सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि अपने पैसे को मल्टीपल सोर्सेस में डाइवर्सिफाइड करता है, कि अगर कोई एक कंपनी डूबती भी है या एक सोर्स से नुकसान भी होता है तो भी उसके बाकी सोर्सेस पर इंपैक्ट ना पड़े, या वो बाकी सोर्सेस से उतना रिटर्न जनरेट कर ले जिससे उसका एक सोर्स का जो भी नुकसान है वो रिकवर किया जा सके। तो पोर्टफोलियो का मतलब है ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि जितना भी शेयर्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सभी सिक्योरिटीज, सभी शेयर्स को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। तो जैसे मान लीजिए मैंने शेयर्स में 40 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो 40 कंपनीज को मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा पोर्टफोलियो है, यानी कि ये 40 कंपनीज हैं जिसमें मैंने अपनी मेहनत की कमाई जो है वो इन्वेस्ट कर रखी है, तो ये पोर्टफोलियो कहलाता है। अब कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी कंपनी जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो पोर्टफोलियो को बनाना कैसे है,
पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करना है, ये सारी स्ट्रेटेजीज आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, एक इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमम रिटर्न कमाना एट मिनिमम रिस्क, यानी मुझे रिस्क कम से कम हो और रिटर्न ज्यादा से ज्यादा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करूं कि मेरा ये अपना ऑब्जेक्टिव पूरा किया जा सके, या ऑब्जेक्टिव मैं अपना पूरा कर सकूं, इसके लिए मुझे किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए, वो पोर्टफोलियो डिजाइन आप इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। चलिए, ये बातचीत आपको मेरी क्लियर हो गई। अब अपन इसके आगे की बातचीत करते हैं, समझेंगे ध्यान से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या? डेरिवेटिव्स डायरेक्टली मैं बात करूं तो पूरा शेयर मार्केट यहां पर आपको समझने को मिलता है। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव वो इंस्ट्रूमेंट हैं, पहली बात तो इसको छोटा सा समझना, डेरिवेटिव का मतलब डिराइव करना, कि किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू को आप डिराइव करते हैं, या आप इसको शॉर्ट एंड स्वीट ऐसे समझें कि जब भी मैं शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करता हूं, एक सेकंड होल्ड करेंगे। चलिए, डेरिवेटिव का मतलब मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो मदद करते हैं इस बारे में कि अगर आपने शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग करी, कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, और अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रकार का रिस्क आपको दिखाई दे रहा है, तो उस रिस्क को हेज करने का काम कैसे करना है, उस रिस्क को मिनिमम करने का काम कैसे करना है, कम करने का काम कैसे करना है, इस बात के लिए ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े जाते हैं। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का पर्पस क्या है कि शेयर मार्केट में की जाने वाले एग्रीमेंट, की जाने वाले ट्रेडिंग्स में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, नुकसान को कम करने के लिए, नुकसान को मिनिमम करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करते हैं, वो सभी इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। अब वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स फ्यूचर्स के रूप में भी हो सकते हैं, ऑप्शंस के रूप में भी हो सकते हैं, स्वैप्स, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ये बहुत डिटेल बातचीत है, पूरा हमारा 1-1.25 महीने का चैप्टर ये पूरा रहता है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तब इसके बारे में जिक्र करेंगे। इसके बाद इसमें आप ट्रेडिंग करना, वो सारी बातें भी सीखेंगे। अगला चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये क्या चीज है बेटा? फॉरेन एक्सचेंज और रिस्क मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए सुनते हैं ध्यान से इसके बारे में क्या बातचीत है। फॉरेन एक्सचेंज बेटा नाम से समझ में आता है कि फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करना, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि आप फॉरेन करेंसी में करते हैं और उसका कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट अगर आपको लगती है, तो वो आपका फॉरेन कन्वर्जन या फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कहलाता है। या कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है, वो आपका फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कहलाता है। लेकिन अगर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जब आप परफॉर्म करते हैं, तो उससे रिलेटेड रिस्क भी अराइज होता है। अब उस रिस्क को मिनिमाइज कैसे करना है, उस रिस्क का मैनेजमेंट कैसे करना है, वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बोल देता हूं कि मान लीजिए मैंने कोई सामान आज एक्सपोर्ट किया $10,000 का, है ना, एक्सपोर्ट यूएसए के कस्टमर को मैंने सामान एक्सपोर्ट किया है $10,000 का। आज $1 की कीमत चल रही है 80 रुपए। अगर वो व्यक्ति मुझे आज ही पैसा दे देगा, तो 10,000 इंटू 80 करूंगा तो 8 लाख रुपए मेरी जेब में आ जाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने बोला साहब मैं पैसा आपको आज नहीं दूंगा, आज से 3 महीने के बाद दूंगा। अब आज से 3 महीने बाद मान लीजिए डॉलर की कीमत 80 रुपए से घट करके 70 रुपए रह गई, तो आज से 3 महीने बाद जब पैसा आएगा तो $10,000 आएगा। कन्वर्ट में 70 रुपए के हिसाब से कराऊंगा तो मेरी जेब में पैसा केवल कितना आया? 7 लाख रुपए का आया। यानी 3 महीने में कन्वर्जन रिस्क की वजह से मेरे 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। भाई आज आता तो 8 लाख रुपए आता, आज से 3 महीने बाद आएगा तो 7 लाख आएगा, सॉरी, तो 1 लाख रुपए का मेरा यहां पर क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब यहां पर वो स्ट्रेटजीज आपको पढ़ाई जाएंगी जिसकी वजह से आपके फॉरेन करेंसी के कन्वर्जन से होने वाले रिस्क को आप कम करेंगे, मैनेज करेंगे। कैसे करेंगे, वो सब बातें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आखिरी चैप्टर आपका रहेगा, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसका नाम मैंने लिखा है डिजिटल फाइनेंस। डिजिटल फाइनेंस का मतलब क्या होता है? डिजिटल फाइनेंस का मतलब जनरल तौर पे अपन बात करते हैं, जैसे आप यूपीआई करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो किस तरीके से ये
चेन काम करती है, किस तरीके से सिस्टम फ्रेमवर्क में काम करता है जिससे आप आसानी से अपने पेमेंट को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। इसके अलावा आपने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सुना होगा, बिटकॉइन क्या होता है, डॉज कॉइन कौन से होते हैं, ऐसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सुना है। तो पूरा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बातचीत भी डिजिटल फाइनेंस के रूप में की जाती है। कोई भी आप अपने पैसे को इन फॉर्म ऑफ शेयर रखते हैं, डीमेट फॉर्म में रखते हैं या डिजिटल फॉर्म में रखते हैं और उसको मैनेज कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड सारा थ्योरेटिकल डिस्कशन आपका इस डिजिटल फाइनेंस में होगा। 5 नंबर का इसका वेटेज है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका कंफर्म देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये सब कुछ आपका थ्योरेटिकल डिस्कशन है जो कि मैं डिजिटल फाइनेंस में मैं करूंगा। अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम के पर्पस से अपना लगभग जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो तो है ये 3। इसके अलावा एग्जाम में जो कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। इसका क्वेश्चन भी 100% एग्जाम में आता है, इसका क्वेश्चन भी 100% एग्जाम में आता है, मतलब सबका आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स भी आपको देखने को मिलेगा, बॉन्ड और इक्विटी में से कोई एक सवाल देखने को मिलेगा, सिक्योरिटाइजेशन का क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आएगा। ये सब तो आपके 100% आएंगे। मतलब गिन चुन के आपके पास 8-10 चैप्टर हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड हैं और ये सब चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं बता दूं पूरा चैप्टर आपका स्कोरिंग है, यानी सब्जेक्ट मैटर क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, प्रैक्टिकल बेस्ड है लगभग सब कुछ। तो आप अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट अपने 8 सब्जेक्ट में ढूंढते हैं जिसके अंदर आप 70 नंबर, 80 नंबर या 60 से ऊपर एग्जामिशन स्कोर करना चाहते हैं या स्कोर ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं, तो बहुत ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कंसेप्चुअल बेस पर सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप बढ़िया स्कोर इसमें कर सकते हैं। तो ये सारा मैंने एक सब्जेक्ट मैटर का इंट्रो आपको दिया कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमको कौन कौन से सारे टॉपिक्स को पढ़ना है और वो टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्या है। अब ये सारी बातचीत जो है हमारी इस एसएफएम के पेपर में मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है। ये देखिए बेटा, ये बुक हमारी जो सीएमए इंस्टीट्यूट 2022 सिलेबस की बुक है, इसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कि कैपिटल बजटिंग के बारे में बात करता है। फिर ये उसके रिस्की प्रपोजल्स के बारे में बात करता है। फिर लीजिंग डिसीजन मैंने आपको बताया, सिक्योरिटाइजेशन का एक चैप्टर बताया। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है इक्विटी वैल्यूएशन का, बॉन्ड वैल्यूएशन का। फिर मैं आपको एक चैप्टर बताया म्यूचुअल फंड्स का। फिर मैंने बताया पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ये पूरा पार्ट है। खत्म होने के बाद अगला चैप्टर है आपका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के अंदर हम पढ़ेंगे फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड ऑप्शन, स्वैप एंड स्वैप्शंस एंड एफआरए, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, यानी कि इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया फॉरेन एक्सचेंज एंड उससे रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है और उससे रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, वो सारी बातें अपन यहाँ पढ़ेंगे। और सबसे आखिरी चैप्टर हमारा है डिजिटल फाइनेंस का। डिजिटल फाइनेंस का ये आखिरी चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी लगभग 800 to 900 पेजेस की आपकी बुक है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है अपना ये, और ये पूरा सिलेबस हमको जो है कवर करना है। तो ये सारा सिलेबस मैं आपको जो है मेरे कवर कराने के तरीकों में क्या रखूंगा मैं आपको वो भी बता देता हूं। मैं जो सीएमए इंस्टीट्यूट 2022 सिलेबस का स्टडी मटेरियल है वो पूरा आपको क्लासरूम में सॉल्व कराऊंगा, यानी एक एक क्वेश्चन अपन क्लासरूम में सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सिलेबस 2022 स्टडी मटेरियल की बुक ही अपने आप में पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है। मींस आप ये तो करेंगे ही करेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको बनाने हैं, वो सब मेरी बुक में वो सारी चीजें मैंने मेंशन की हुई हैं। इसके अलावा 2016 सिलेबस की लगभग कवरेज है, कुछ पोर्शन पे नहीं है जो मैं कवर करूंगा। 16 सिलेबस 22 सिलेबस पूरा कवर करेंगे, प्लस 10 साल के पिछले जितने भी अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन भी मैं क्लासरूम के अंदर सॉल्व कराऊंगा। हमेशा से मेरा ट्रेंड रहता है, चाहे इंटरमीडिएट में पढ़ाऊं या फाइनल पढ़ाऊं, मैं उसमें मॉड्यूल पूरा कवर करता हूं, पास्ट एग्जाम के स्कैनर्स के सारे क्वेश्चन भी कवर करता हूं, और थ्योरी पार्ट जो है वो सबसे एंड में अपन चेक करते हैं, वो थ्योरी पार्ट सबसे एंड में हम देखेंगे। तो ये सारा सेक्शन रहेगा। इसके अलावा मैं बता देता हूं आपको, मॉड्यूल हो गया, स्कैनर हो गया, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का बंच भी मैं इस बार ज्यादा कराता हूं फाइनल में, क्योंकि फाइनल में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो फाइनल के अंदर कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाने की भी नीड रहती है। तो मेरी बुक के अंदर वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो ये सारा कुछ कवरेज करेंगे तो ही आपकी बेटर जो है वो तैयारी हो पाएगी और अपन कर पाएंगे। चलिए, तो आज इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम इतना ही रखेंगे। आज की क्लास के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको सारी बातें समझाई कि कौन कौन से चैप्टर अपन इन सब कुछ में देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स,
अब हम कल से एक नया चैप्टर अपना लेकर के शुरू करेंगे और उस नए चैप्टर से हम अपनी ये जर्नी स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।